हेलो दोस्तों। आरओ एआरओ की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए शुरू की गई साइंस की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री को शुरू करेंगे और केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले फिजिक्स को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आरओ एआरओ साइंस क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट से बाकी के 3 लेक्चर्स भी आप कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है और इसके बाद केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आएगा, तो 2 लेक्चर में हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं या जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये पीडीएफ लेने के लिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज बैच में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और इसी के साथ जीएस के सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आरओ एआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स की शुरुआत। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो एक तो की टर्म्स पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो की टर्म्स की डेफिनेशन और इसी के साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पर हम सभी थ्योरीज को और सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम क्रिस्प वे में हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं इन 2 लेक्चर्स में। तो दोनों लेक्चर को ही आप पूरा देखिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आगामी परीक्षा के लिए वो आपके सभी इस दोनों और लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टर्म आता है परमाणु, एटम। एटम क्या होता है? एटम किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। मतलब अगर किसी भी पदार्थ को आप तोड़ेंगे तो वो परमाणु से छोटे स्तर पर नहीं टूट सकता। ठीक है, एटम क्या होता है? वह पदार्थ का लघुतम भाग होता है और उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। लेकिन एटम की स्पेशलिटी होती है कि वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता और वो संयोजित अवस्था में रहता है। ठीक है, एटम के भाग क्या क्या होते हैं? तो एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम का एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, इस सेंटर के अंदर क्या रहता है? इस सेंटर के अंदर रहते हैं, एक तो इस सेंटर के अंदर रहेंगे प्रोटॉन्स, ठीक है, और दूसरे इस सेंटर के अंदर रहेंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? ये सेंटर केंद्रक के अंदर रहते हैं, या नाभिक जिसको बोलते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और इसके बाद इसके चारों तरफ जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए वो न्यूक्लियस के अंदर हो गए और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे, इसके कक्षा के नाभिक के चारों ओर। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। अब स्पेशलिटी क्या होती है इनकी? स्पेशलिटी ये होती है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो रहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, धनावेशित कण रहते हैं। न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, तो ये 0 चार्ज वाले। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि नाम से क्या लग रहा है? न्यूट्रॉन किससे बना है? न्यूट्रल से। न्यूट्रल मतलब ना धनावेशित ना ऋणावेशित, 0। ठीक है, तो नो चार्ज इन पर रहेगा। ठीक है, शून्य इन पर आवेश रहेगा। और इलेक्ट्रॉन को जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो वो ऋणावेशित कण होते हैं।
तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से याद रखिएगा कि प्रोटॉन को पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, और इसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हो गए वो 0 आवेश के कण होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने कक्षाएं देखी थी, ये ब्लू कलर की लाइन से जो कक्षाएं ड्रॉ करी थी हमने न्यूक्लियस के चारों ओर, इनको क्या बोलते हैं? इनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब खोज किसने की थी? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, एक बचपन में सभी ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं की लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, ईट पर नाच, ठीक है। ईट से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, ठीक है। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की थी पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, ये तीनों नाम याद रखिएगा। तो रदरफोर्ड ने परमाणु में फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, ठीक है। प्रस्तावित का मतलब प्रपोज्ड किया था। इन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि परमाणु में न्यूट्रॉन हो, लेकिन खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? ये की थी 1932 में चैडविक ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन को प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज की थी इसकी चैडविक ने 1932 में। और चैडविक ने पता लगाया था कि बेरिलियम और अन्य परमाणुओं पर अगर तीव्र गति वाले कणों की वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, ठीक है। और इन विद्युत उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अणु परमाणु। अणु परमाणु क्या होते हैं? तो अणु परमाणु होते हैं प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु, और ये अणुओं से छोटे होते हैं, ठीक है। तो शुरू में जब परमाणु से अणु बनेगा तो क्या बनेंगे? अणु परमाणु बनेंगे, और ये अणुओं से छोटे होते हैं। और अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कण प्रतिकण। कण प्रतिकण क्या होता है? तो कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है, ठीक है। और मतलब कण, कोई भी कण हो तो उसके अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण भी होता है, और इस प्रतिकण का द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे वो होता है ना कि क्रिया प्रतिक्रिया, उसी तरह से कण प्रतिकण, ठीक है। और ये द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन इस पर जो विद्युत आवेश रहेगा वो उस कण के विपरीत होगा, ठीक है। यानी कि अगर कण का विद्युत आवेश प्लस है, पॉजिटिव है, तो प्रतिकण का विद्युत आवेश नेगेटिव रहेगा। अगर कण का नेगेटिव है तो प्रतिकण का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धनावेशित पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? धनावेशित पॉजिट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। या इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो होता है एक उप परमाणु कण, और ये एक इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रिनो में कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इस पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। और अगर एक तरह से देखा जाए, जो अभी तक की रिसर्चेस हैं, कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे पाए जाने वाले, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रचुर कणों में से एक है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं।
तो आइसोटोप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। तो जो भी एटम्स है, जितने भी एटम्स है पीरियोडिक टेबल में, उस उनकी कुछ परमाणु संख्या होती है और कुछ उनकी द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, ऐसे कणों को समस्थानिक कहेंगे। दूसरे तत्व होते हैं समभारी। समभारी में भार इक्वल होगा। समभारी, सम का मतलब क्या होता है? एक जैसे। ठीक है, सम का मतलब एक जैसा, तो समभारी तो एक जैसा भार। ठीक है, तो इनकी द्रव्यमान संख्याएं सेम हो जाएंगी और परमाणु संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी, तो वो क्या कहलाएंगे? वो समभारी कहलाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंस याद रखिएगा आप, समस्थानिक आइसोटोप्स में और समभारी आइसोबार्स में। ठीक है, अच्छा, एक और फैक्ट है कि अगर किसी तत्व में परमाणु संख्या समान हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण क्या होते हैं? तो कोई ठोस, अगर कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, तो ठोस को उसके द्रवणांक तक गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई ठोस अगर हीट होगा तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता होगी और ये ऊष्मा क्या होगी? उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, तो और ये ऊष्मा साधारणतः जो गुप्त ऊष्मा होती है ये बाहर से मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जल में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ गल जाती है, लेकिन गलाने के लिए वो ऊष्मा कहाँ से लेगी? वो जल से अपनी ऊष्मा लेगी। ठीक है, तो जो बर्फ रहेगी वो जल से ऊष्मा लेगी और इसके कारण क्या है कि जल का जो टेम्परेचर है वो घटने लगेगा। तो अगर हम नॉर्मल वाटर में बर्फ डालते हैं तो पूरा पानी क्या होता है? थोड़ी देर के बाद बर्फ गल जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह मिश्रण क्या हो गया? हिमकारी मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम आइसक्रीम जमाते हैं घर पे, तो आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे इस मिश्रण का ताप प्राप्त होता है -22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इमल्सन या पायस भी जिसको कहते हैं, कि इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन होता है 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, और इमल्सन एक तरह का कोलाइड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दूध क्या है? दूध एक तरह का इमल्सन का उदाहरण है। दूध में क्या क्या रहता है? दूध में घी रहता है और पानी रहता है। ठीक है, लेकिन आपस में वो मिक्स्ड रहता है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट भी कर सकते हैं पर उसके लिए हमें टेक्निक्स चाहिए होती हैं। ठीक है, घी को अलग करने के लिए और दूध को अलग करने के लिए, पानी को अलग करने के लिए। तो दूध क्या है? दूध एक तरह का इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि दूध में विटामिन सी नहीं होता और लगभग सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं दूध में। नेक्स्ट हम कोलाइड देख लेते हैं कि कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं। विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के, अगर हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और ये विलयन टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब एक फैक्ट है कि शहद यानी कि हनी जो होता है वो हनी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, इसलिए हनी क्या होता है? ये कोलाइड नहीं है। ठीक है, तो कोलाइड टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं और क्योंकि शहद नहीं दर्शाता है टिंडल प्रभाव, इसलिए ये कोलाइड नहीं होता। तो ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं आसवन यानी कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो आसवन डिस्टिलेशन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो घरों में जो एक्वा गार्ड लगे होते हैं, वाटर प्यूरिफायर, उनमें डिस्टिलेशन शब्द का यूज किया जाता है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? ये प्रक्रिया होती है और इसका उपयोग तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। और ऊर्ध्वाधन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ये भी फैक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी हमने देखा कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए ऊर्ध्वपातन का यूज किया जाएगा। और ठोस पदार्थ, इस विधि में ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड गैस बनेगा, लेकिन ऊर्ध्वपतन में डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ये याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसके हैं कपूर। तो कपूर की गोली जो होती है घरों में हम पूजा के लिए भी यूज करते हैं, या जो कीड़ों वगैरह को दूर भगाने के लिए भी कपूर का यूज किया जाता है। तो कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां भी आती हैं, कपड़ों के बीच में रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करते हैं। या आप जैसे एक ओडोनिल आती है टॉयलेट या रूम फ्रेशनर की तरह, तो इसमें क्या होता है, ये ठोस अवस्था में रहती है और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है ये। ठीक है, लिक्विड भी इसमें फॉर्म नहीं होता। तो ये याद रखिएगा कि कपूर यानी कि कैम्फर ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम एक एलिमेंट होता है और सोडियम सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो सोडियम क्या होता है? ये एक नरम और चांदी के समान सफेद धातु होती है। यह इतनी नरम होती है कि इसे सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। ठीक है, और एक और क्या बोलते हैं फैक्ट है सोडियम के बारे में कि सोडियम को मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता, और अगर हमें सोडियम को प्रिजर्व करना है, सोडियम को रखना है, तो इसे मिट्टी के तेल में डालकर रखना पड़ता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में डालकर रखा जाता है, और अगर इसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं सोडियम को। सोडियम नरम होता है और इसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है सोडियम के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में कुछ फैक्ट। तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। इसका परमाणु भार होता है 238.03 और इसका घनत्व होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ यूरेनियम के बारे में फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम लैंप। सोडियम लैंप से पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप से श्वेत नीली रोशनी निकलती है। प्रतिदीप्ति लैंप यह मिश्रित रोशनी निकालता है और यह लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ठीक है, तो प्रदीप्ति लैंप की रोशनी जो होती है वो सूर्य के प्रकाश के समान होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वेपर लैंप। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट जो आप देखते होंगे तो उसमें किसका यूज किया जाता है? सोडियम वाष्प लैंप का यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप का? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी होता है और अगर पानी बरसता भी है, बारिश होती है, तो पानी की बूंदों के गुजरने पर ये विभक्त नहीं होता। ठीक है, विभक्त नहीं होता, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तो क्यों स्ट्रीट लाइट में यूज करेंगे? क्योंकि स्ट्रीट लाइट के क्या होता है, ट्रैफिक रहता है। ठीक है, गाड़ियां चलती रहती है, और अगर लाइट डिस्पर्स हो जाएगी
अगर क्लियर दिखाई नहीं देगा तो एक्सीडेंट का खतरा भी गलियों में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए एक वर्णीय प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम सोना के बारे में देख लेते हैं। सोना मतलब गोल्ड। तो सोना ऐसी धातु होती है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये एक फैक्ट है सोने के बारे में, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक खनिज होता है और इसमें सूक्ष्म तत्व गंधक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जिप्सम में गंधक और कैल्शियम पाए जाते हैं, यह खनिज होता है। और रासायनिक संरचना अगर देखें तो कैल्शियम का सल्फेट होता है जिप्सम, और इसमें जल के 2 अणु भी मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो टू जो फार्मूला होता है इसमें क्या रहेगा, CaSO4 और 2H2O इसके साथ में संलग्न रहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर एक तरह की अवसादी चट्टान है, ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा भी मिश्रित अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो देखिए ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स, खनिज, इनके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इनमें किस चीजों का मतलब ये किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उस हिसाब से हम थ्योरी को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप बेटर है कि अगर आप पीडीएफ परचेज कर रहे हैं तो फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए इस लेक्चर के, और साथ ही नोट्स को रिवीजन भी करते रहिए। कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा। तो देखिए इस पढ़ाई को पढ़ने का एक ही तरीका है कि जो भी नोट्स हैं आपके उनको आप रिवीजन करते रहिए। जैसे जैसे रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपको उस टॉपिक का जो मेमोराइज करने में मतलब आपकी मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे हम कोई भी नई चीज पढ़ते हैं, अगर हम उसे विद इन 24 आवर रिवाइज नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, उसका 50% से ज्यादा भाग हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो जितना मल्टीपल आप रिवीजन करेंगे, मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 बार रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने किसी भी नए टॉपिक का 3 बार रिवीजन कर लिया तो वो एक तरह से आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाता है टॉपिक। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ नई चीजें पढ़िए जरूर, लेकिन साथ ही साथ पुरानी को भी रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और इसमें हाफ H2O मिश्रित रहता है, ठीक है, पानी का आधा अणु इसके साथ मिश्रित रहता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, अगर जिप्सम को गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो जिप्सम में 2 पानी के अणु रहेंगे, जिप्सम को हमने गर्म कर दिया तो इसमें से 1.5 पानी का अणु चला गया, ठीक है, 1.5 अणु चला गया और हाफ अणु बचा। तो CaSO4 मल्टीप्लाई हाफ H2O इसका फार्मूला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, शॉर्ट में उसको POP के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पे यूज होता है, तो मूर्तियां बनाने में, या आजकल तो घरों में जो छतों में बॉर्डर बनाने के लिए भी POP का यूज किया जाता है, ठीक है। जो दीवारें होती है उनको चिकनी करने के लिए भी POP का यूज किया जाता है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक गैर धातुई खनिज होता है, ठीक है, नॉन मेटल होता है ये,
और ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, मतलब अगर इसको गर्म करे तो ये गर्म तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती। तो ये याद रखिएगा, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। और उपयोग किया जाता है अभ्रक का विद्युत उपकरणों में। ठीक है, तो विद्युत उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता होती है और यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है और ऊर्जा क्षय कम होता है इसके द्वारा। ठीक है, और अभ्रक की पार वैद्युत शक्ति यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इसकी रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, इसलिए इसे कहां पर यूज करेंगे, कैपेसिटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, अभ्रक का यूज किया जाता है कैपेसिटर्स में। और इंसुलेटर की तरह भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स और दूसरा यूज इसका होगा इंसुलेटर में। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट, पारे के बारे में एक फैक्ट है। पारा मतलब मरकरी के बारे में। मरकरी के बारे में फैक्ट है कि यूजुअली धातुएं जो होती हैं वो ठोस रहती हैं। ठीक है, लेकिन पारा, मरकरी एक धातु है, तो पारे का यूज हम यूजुअली कहाँ करते हैं, थर्मामीटर के अंदर करते हैं। और थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। पारा साधारण ताप पर द्रव रहता है। और इसे हम थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं पारे को, क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो ये फैलने लगता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। पारे का क्वथनांक भी उच्च होता है। पारे का क्वथनांक होता है 356.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस कारण से यह उच्च तापमान को भी माप सकता है। नेक्स्ट है कि हम क्यों यूज करते हैं थर्मामीटर में पारे को। तो इसके लिए जो रीजंस है वो ये है कि पहला तो है ये अपारदर्शी और चमकदार होता है। ठीक है, तो दिखने में आसान होता है। और दूसरा है कि इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, इसलिए टेम्परेचर को बहुत ही जल्दी से ये इंडिकेट कर देता है। तीसरा है कि पारा कांच पर चिपकता नहीं है। ठीक है, तो कांच पर चिपकता नहीं है इसलिए वाष्पशील नहीं है और ताप को शुद्धता से ये अंकित कर पाता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन है, अपारदर्शी, और चमकदार, ऊष्मीय चालकता उच्च होती है इसकी, और ये कांच पर चिपकता नहीं है, यानी कि ये वाष्पशील नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक और होता है, खनिज होता है ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो खनिज नहीं, सॉरी, अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है और फार्मूला होता है इसका Al2O3.2H2O। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम के साथ जल जियोदित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि Al2O3 के साथ 2 पानी के अणु भी मिले हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम अन्य धातुएं और उनके अयस्क देख लेते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इनको भी जानना जरूरी है। तो एल्यूमिनियम के अयस्क को कहा जाता है बॉक्साइट। कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट। पारे का अयस्क है सिनेबार। जिंक का अयस्क है कैलामाइन और आयरन का अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कई तरह के अयस्क होते हैं। तो ये प्रमुख अयस्क है और धातुओं हैं, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम हीरा देख लेते हैं। हीरा मतलब डायमंड। तो हीरा
किससे बना हुआ होता है? हीरा बना हुआ होता है कार्बन से। और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। और हीरे में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था में बंधे रहते हैं, टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा कि किस तरह से कार्बन के अणु एक दूसरे में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्बल, संगमरमर। संगमरमर क्या होता है? यह एक तरह का रूपांतरित पत्थर होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप यानी कि कैल्साइट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मार्बल किससे बना हुआ होता है? कैल्साइट से। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माणिक्य या रूबी। रूबी की क्या होता है? रूबी एक तरह का जेम होता है, स्टोन होता है। तो रूबी स्टोन जो होता है वो गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न होता है और रूबी में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो क्रोमियम के कारण रूबी जेम का रंग क्या होता है? लाल होता है। और रूबी का किससे बना होता है? तो मुख्यतः ये Al2O3 एल्यूमिनियम से बना होता है और इसके साथ ही इसमें क्रोमियम आयन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है रूबी के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक फैक्ट है कि अगर हम लोहे में जिंक मिला दें तो उसमें जंग नहीं लगती है। तो क्यों नहीं लगती है? देखिए, अगर जिंक नहीं है तो क्या होता है कि लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है नमी में रखने पर। ठीक है, या साधारण वायु में रखने पर भी। लेकिन अगर हम जिंक मिला देते हैं तो इससे इसकी ऑक्सीकरण क्षमता घट जाती है और लोहा इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, इसलिए जंग नहीं लगती। ठीक है, जंग क्या है? जंग है ऑक्साइड का बनना। ठीक है, ऑक्साइड्स होती हैं जो बुरी बुरी जंग हो जाती है ना लोहे के ऊपर, वो तब होता है जब आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लोहे में जंग लगने को इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम कुछ अन्य टर्म्स देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट हम देखते हैं रेनिन एंड टैनिन। ठीक है, रेनिन एंड टैनिन क्या होते हैं? तो रेनिन टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, ये पौधों द्वारा स्रावित होते हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें से टैनिन जो होता है यह भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग का टैनिन कहाँ पर यूज होता है? चर्म शोधन में। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और टैनिन का संबंध जंग लगने की प्रक्रिया से नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेनिन और टैनिन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम टाका देख लेते हैं कि टाका क्या होता है। तो टाका को शोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टाका या शोल्जर क्या होता है? मिश्र धातु में, ये मिश्र धातु होती है और इसमें शीशा होता है 68% और टिन होती है 32%। ठीक है, तो शीशा और टिन को मिलाकर क्या बन जाता है? ये टाका बन जाता है। अब एक फैक्ट है कि तांबा, पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर, इन सभी में कॉमन रहता है। ठीक है, तो पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में तांबा तीनों में ही उपस्थित रहता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होती है? कार्बन की। जब चादर के फॉर्म में कार्बन के अणु आपस में बंधे हुए होते हैं तो ग्रेफाइट की तरह वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रेफाइट निम्न ताप और दाब पर
कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है, ये याद रखिएगा कि कार्बन का मोस्ट स्टेबल रूप क्या है, ग्रेफाइट है। और इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं और इसकी तापीय और विद्युत चालकता उच्च होती है। ठीक है, तो ये कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ये भी याद रखिएगा। और ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु हेक्सागोनली अरेंज रहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल शेप में अरेंज रहते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन का यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये क्या होती है? ये भी कार्बन की एक पतली परत के रूप में ग्रेफीन पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है और नैनो प्रौद्योगिकी में ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सोकार्बन्स। ऑक्सोकार्बन्स क्या होता है? ऑक्सोकार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं होता। ठीक है, ऑक्सोकार्बन अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये अकार्बनिक होता है, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। और ऑक्सोकार्बन में ऑक्सीजन और कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। जब कार्बन एक फुटबॉल के रूप में संयोजित हो जाते हैं, कार्बन के परमाणु, तो एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है C60। ठीक है, C60 कार्बन बकमिंस्टर फुलरीन का फॉर्मूला होता है और 20 पंचभुजों से यह निर्मित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कोयले में कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार कोयले को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो कोयले के प्रकार हैं भिन्न भिन्न तरह के। पहला है इसमें से जो सबसे उच्च दहन क्षमता का कोयला होता है, वो होता है एंथ्रासाइट। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 80% से अधिक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो पुअर क्वालिटी का कोल होता है वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 25 से 35% कार्बन। लिग्नाइट से थोड़ा सा अच्छा होता है सब बिटुमिनस, इसमें 35 से 45% तक कार्बन पाया जाता है। उसके बाद बिटुमिनस आता है, इसमें 45 से 85% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट कोयला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कैरेट के बारे में देख लेते हैं कि कैरेट का उपयोग हीरे का वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक कैरेट होता है 0.2 ग्राम के बराबर, यानी कि 200 मिलीग्राम के बराबर का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं इसमें है कि कैल्शियम सल्फेट पानी की कठोरता को बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हार्ड, जैसे हैवी वाटर होगा, ठीक है, हार्ड वाटर होगा, तो कठोर जल में क्या रहता है? कठोर जल में लवण रहते हैं, तो इसमें से मुख्य लवण होता है कैल्शियम सल्फेट। और अगर पानी को उबाला भी जाता है तब भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। और हीरा सबसे कठोर धातु होता है, यह फैक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, और यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। ठीक है, और हीरे पर अम्ल क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हीरे के बारे में एक फैक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुष्क बर्फ या शुष्क हिम क्या होती है। तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। और अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। उपयोग कहाँ किया जाता है शुष्क बर्फ का? तो आइसक्रीम के उद्योग में किया जाता है, आइसक्रीम के निर्माण में। ठीक है,
और इसको प्रभावी शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है शुष्क बर्फ के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बारे में है कि हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है और इसको जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपने जैसे सुना भी होगा कि हाइड्रोजन के वाहन आने लगे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो गई है। तो क्यों हो गई है? तो हाइड्रोजन को ईंधन की तरह यूज किया जाता है, जो और ईंधन की तरह यूज करने पर इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सिर्फ पानी होता है। और हाइड्रोजन के वाहनों से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद कर रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर भारी जल। तो भारी जल क्या होता है? भारी जल कार्बन का हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक का, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम तो पानी का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल वाटर का H2O। और भारी जल तो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया? ड्यूटेरियम से, तो इसका फार्मूला बन गया D2O। ठीक है, तो रासायनिक फार्मूला D2O होता है भारी जल का, और भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है D2। ठीक है, तो D2 भारी जल। और D2O जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, सिमिलरली जैसे कि पानी होता है। ठीक है, और सापेक्षिक घनत्व होता है इसका 1:1, और हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारी जल का अणु भार होता है 20.030 ग्राम पर मोल। और साधारण जल का अणु भार कितना होता है? तो इसका होता है साधारण जल का 18.01 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये अणु भार के संदर्भ में याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक यहाँ पर मिस प्रिंट था, ये यहाँ पे 1:1 जो ये है 1.1 होगा। ठीक है, तो D2O का सापेक्षिक घनत्व नॉर्मल वाटर के सापेक्षिक घनत्व के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 1.1 होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल वाटर से अधिक सापेक्षिक घनत्व होगा D2O का। ठीक है, भारी जल का, तो 1.1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण क्या होता है? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्क्रम परासरण। ठीक है, खारे जल को अगर शुद्ध जल में कन्वर्ट करना हो तो उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और एक फैक्ट है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में अगर हम वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकृत कर दें तो क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निकेल एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है वनस्पति वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोबल गैसेस या अक्रिय गैसें। ठीक है, अक्रिय या नोबल गैसें तो कितनी होती हैं? ये होती हैं 6। इसमें से पहली है हीलियम, दूसरी है नियॉन, तीसरी है आर्गन, चौथी क्रिप्टॉन, पांचवी जीनॉन और छठी है रेडॉन। ठीक है, तो ये 6 अक्रिय या नोबल गैसेस के नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के बारे में कुछ फैक्ट। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का यूज किया जाता है गोताखोरों के द्वारा। ठीक है, जब गहरे जल में जाते हैं गोताखोर तो वो जो सांस लेने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं, उस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भरा हुआ होता है। ठीक है, क्यों भरा हुआ होता है? क्यों यही गैस यूज की जाती है?
क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, ठीक है। और इसकी जगह पर मतलब यूजुअली तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के मिश्रण का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रॉक्स का यूज, ठीक है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का अगर मिक्सचर करेंगे तो उसे कहा जाएगा ट्राईमिक्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O और इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग गैस या हंसी की गैस, हास्य गैस, ठीक है, लाफिंग गैस। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि N2O को सूंघने पर हंसी आती है, ठीक है। और इसे एनेस्थीसिया में भी यूज किया जाता है। तो जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है मेडिकल में, तो शल्य क्रिया में क्या होता है, मरीज को, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर इसे निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये याद करिएगा, लाफिंग गैस या एनेस्थीसिया के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? नाइट्रोजन का वायुमंडल में सर्कुलेशन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इसमें स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन मुक्ति नाइट्रोजन चक्र के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोजन मुक्ति क्या होता है। तो नाइट्रोजन मुक्ति एक अनएरोबिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, अवायवीय प्रक्रिया होती है और ये अनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है, ठीक है। तो जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन मुक्ति की प्रक्रिया में सहायता करते हैं और नाइट्रोजन मुक्ति में नाइट्रेट और नाइट्राइट का नाइट्रोजन में रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रेट या नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन में, जीवाणुओं के द्वारा। और इस प्रक्रिया के द्वारा स्थल मंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का जो सिंबल होता है वो होता है N, ठीक है। N से इसको पीरियोडिक टेबल में डिनोट किया जाता है और परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है, 7। और परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो ये फैक्टर याद रखिएगा। और नाइट्रोजन एक तरह की गैस होती है सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल में 78% जो पृथ्वी के वायुमंडल का अवयव है वह नाइट्रोजन है, ठीक है। तो वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन होता है, ये याद रखिएगा। और नाइट्रोजन क्या होती है? ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस होती है, ठीक है। और एक फैक्ट है कि कीट भक्षीय पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो कि कीटों को खाते हैं उनको कीट भक्षी कहा जाता है। तो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, जिस मिट्टी में उगते हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कुछ कीट भक्षी पौधों के नाम बताइए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक पौधा होता है पिचर प्लांट, घटपर्णी, ठीक है। तो पिचर प्लांट क्या होता है? एक तरह का कीट भक्षी पौधा होता है। इसी तरह से और भी पौधे होते हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज अम्लराज को नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि आपको इसके नाम में दिख रहा होगा नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें क्या क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो HNO3 और HCl का मिश्रण होता है अम्लराज।
HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, ठीक है, और ये संक्षारक अम्ल होता है। और इसे अम्लराज क्यों कहते हैं? इसे अम्लराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गला देता है, ठीक है, और उपयोग इसका स्वर्णकारों द्वारा किया जाता है आभूषणों को बनाते समय, ठीक है। तो ज्वेलरी मेकिंग में किस अम्ल का यूज करते हैं? अम्लराज का यूज करते हैं, और अम्लराज HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम कुछ सामान्य प्रयुक्त होने वाले यौगिक देख लेते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या हैं वो देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा को का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा को का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं, कोई सा भी वॉशिंग पाउडर, तो उसका होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी हमने देखा था कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हाफ H2O अटैच्ड रहता है इसलिए हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर का नाम रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया, और ये अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, अकार्बनिक होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला उसका होता है CaClO का होल ट्वाइस, ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस, तो ये याद रखिएगा। और ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें से क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन का अणु है ClO, ठीक है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का अणु है इसके अंदर, इसलिए इसमें से क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसमें किया जाता है? कपड़ों की धुलाई में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये दाग धब्बों को हटा देता है ऑक्सीकरण के माध्यम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का यूज। और एंटी क्लोर क्या होते हैं? एंटी क्लोर होते हैं जो कि क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी कर देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रयोग और अन्य प्रयोग देख लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट के। तो फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण में, ठीक है, तो जो जैसे पुराने कैमरे किसी के पास होंगे, किसी के घर में, तो अब तो डिजिटल कैमरे आ गए, लेकिन जो पुराने फिल्म के कैमरे होते थे उसमें एक फिल्म, जैसे कोडक का कैमरा आता था तो उसमें एक फिल्म पड़ती थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था? नेगेटिव पॉजिटिव के स्थायीकरण में, मतलब जब धुलते थे, फोटो धुलने के लिए जाती थी ना, उस टाइम पर धुलाई के लिए फोटो की सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो फोटोग्राफी की प्लेट पर इसकी परत चढ़ाई जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो एक गैस होती है मीथेन। मीथेन उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? मीथेन उत्सर्जन के स्रोत होते हैं धान का खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण में, ठीक है, तो इन सभी से मीथेन का उत्सर्जन होता है। और आर्द्र भूमि
और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड्स जो होती हैं और जो सी होते हैं वो मीथेन के नेचुरल सोर्सेज हैं। और धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू पशु वातावरण जो है वो मतलब जैसे पशुपालन जो आप कह लें, तो पशुओं का बाड़ा होता है ना, जब ज्यादा मात्रा में पशु एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वो मानव जनित स्रोत है मीथेन उत्सर्जन के। ठीक है, नेक्स्ट, इथेनॉल रसायन का उपयोग होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, इथेफॉन रसायन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए इथेफॉन रसायन का प्रयोग किया जाता है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वुड स्प्रिट एक यौगिक होता है, तो वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। ठीक है, तो मीथेनॉल या मेथिल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है? वुड स्प्रिट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टर्म आता है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलकीकरण, बहुलकी मतलब बहु का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं और कोई अधिक बड़ा अणु बना लेते हैं। ठीक है, तो बहुलकीकरण, तो कई सारे अणु जुड़कर एक अन्य ही अणु बना लेते हैं। ठीक है, और इस तरह के बने हुए अणुओं को किस नाम से जानते हैं? इन्हें बहुलक यानी कि पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब ये जो बहुलक होते हैं ये प्राकृतिक भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। ठीक है, मानव जनित भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक होता है रेशम। ठीक है, रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान रहता है, लेकिन कृत्रिम रेशम जो मैनमेड रेशम सिल्क रहेगा उसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक रेशम कौन बनाता है? कीड़े बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में एक बहुलक का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीपैराफेनिलीन टेरेथोलेमाइड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है। और जो पॉलीएमाइड होती है वो एक सिंथेटिक फाइबर होती है, मतलब मानव जनित फाइबर होती है, और इसका ब्रांड नेम है केवलर। ठीक है, केवलर, तो केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। अब जिस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसी तरह से बुलेट प्रूफ खिड़कियां भी बनती हैं। तो बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है? ये होता है पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर जो होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो रबर के वृक्ष से दूध जैसा निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है, वो दूध जमने के बाद रबर की तरह फॉर्म हो जाता है। तो नेचुरल रबर जो होती है वो आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसका बहुलक होता है नेचुरल रबर? आइसोप्रोपीन का। और जो मैनमेड रबर होगी, मैनमेड रबर को संश्लेषित रबर, संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। और संश्लिष्ट रबर के उदाहरण हैं पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन और थायोकॉल। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। तो आइसोप्रीन हो गई नेचुरल रबर, और पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन, नियोप्रीन, थायोकॉल हो गई सिंथेटिक रबर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं, तो पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है। ठीक है, तो पॉलीएथिलीन को ही हम शॉर्ट में पॉलीथीन भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड जब हमें मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है
तो उस कंडीशन में हमारे मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो लंबे समय तक अगर कोई कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इस कारण से हमें थकान का अनुभव होता है, ठीक है। और एक फैक्ट है लैक्टिक एसिड के बारे में कि दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक का मतलब यूजुअली जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए लैक्टा वर्ड का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसी से याद रख दीजिए कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरके में, विनेगर में होता है एसिटिक अम्ल, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, और मक्खन में होता है ब्यूटरिक अम्ल, ठीक है। तो ये कुछ स्रोत हैं और उनके जो अम्ल वो कंटेन करते हैं, मतलब फूड आइटम्स, उनको याद रखिएगा, ठीक है। तो दूध में लैक्टिक, सिरके में एसिटिक, नींबू में साइट्रिक और मक्खन में ब्यूटरिक, चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट अन्य हम स्रोत देख लेते हैं अम्लों के। तो नींबू में होता है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। माल्ट में होता है माल्टोस, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा कि चींटी काट लेती है तो हमारी स्किन पर वो जगह फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उस जगह पर चींटी फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है काटने पर, ठीक है। तो वो इसीलिए फूलती है कि उस स्किन के जगह पर हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल भर जाता है थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट अचार में होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, सेब में होता है मैलिक अम्ल, ठीक है। और शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक अम्ल। शीतल पेय या सोडा वाटर, तो जो भी फिजी ड्रिंक होती है, फिजी ड्रिंक का मतलब जिसमें ड्रिंक में बुलबुले उठते रहते हैं, उनमें कार्बोनिक अम्ल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसिटिक या एथेनोइक अम्ल। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का कार्बनिक अम्ल होता है और ये सिक्के के खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो सिरका किससे बनता है? सिरका जैसे अगर गाँव में जाएंगे तो एक सिरका बनता है गन्ने के रस से भी, ठीक है। तो और भी सिरका कई स्रोतों से बनता है, जामुन से भी सिरका बनता है। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड जो होता है सिरके में पाया जाता है, और ये कार्बनिक एसिड होता है, और खट्टे स्वाद और तीखी गंध के लिए ये एसिटिक एसिड ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। और इसका निर्माण किया जाता है एथेनॉल के किण्वन से, ठीक है। एसिडिक एसिड का निर्माण एथेनॉल के किण्वन से, और इसी कारण से इसको एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और ये क्या होता है? ये विस्फोटक द्रव होता है, और इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है, ठीक है। नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक कार्बनिक नाइट्रेट का यौगिक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है, और यह सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरडीएक्स। आरडीएक्स विस्फोटक होता है, ठीक है। और आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, ठीक है। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव को शॉर्ट में लिखते हैं आरडीएक्स, या इसको रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव के नाम से भी जाना जाता है। और औपचारिक रूप से इसे कहा जाता है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाड
ट्राइनाइट्रामीन, ठीक है, ट्राइनाइट्रामीन, या इसे साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, और ये विस्फोटक होता है। और आरडीएक्स की खोज की थी जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी खोजकर्ता से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने आरडीएक्स की खोज की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? एक तरह का ये जीवाश्म ईंधन होती है, ठीक है, और ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और प्राकृतिक गैस के अवयव क्या क्या होते हैं? तो प्राकृतिक गैस में मीथेन और थोड़ी मात्रा में इथेन, प्रोपेन आदि गैसें भी होती हैं, ठीक है। तो मुख्यतः प्राकृतिक गैस में क्या रहेगी? मीथेन रहेगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्टेन संख्या क्या होती है। तो ऑक्टेन संख्या यूजुअली हम कैसे काउंट करते हैं? दहन क्षमता के लिए, ठीक है। तो इसे पेट्रोल के एंटी नॉक गुण का पता लगता है ऑक्टेन संख्या के से, ठीक है। तो पेट्रोल के अपस्फोटन यानी कि एंटी नॉक गुण का पता ऑक्टेन संख्या द्वारा लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑक्टेन का संबंध ईंधन से, ठीक है। नेक्स्ट आती है सीटेन संख्या। तो जिस तरह से ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए, उसी तरह से सीटेन संख्या डीजल के लिए, ठीक है। इससे डीजल ईंधन की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोरेटर क्या होता है। तो कार्बोरेटर का उपयोग होता है आंतरिक दहन इंजन में, ठीक है। तो जो गाड़ियों के आंतरिक दहन इंजन होते हैं व्हीकल्स के, उनमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसका कार्य होता है ईंधन के उचित दहन के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना। तो कोई भी ईंधन जो है, जैसे पेट्रोल भरा है गाड़ी में, तो वो कब एनर्जी रिलीज करेगा? जबकि वो वायु के साथ मिश्रित होगा, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ईंधन को वायु के साथ मिश्रित करने का काम करता है कार्बोरेटर, ठीक है। और कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र क्या होते हैं? तो बायोगैस उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, और इसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जाता है, और इससे फिर किण्वन के द्वारा ऊर्जा रिलीज होती है, और मतलब गैस रिलीज होती है। और इस गैस का उपयोग फिर हम फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। ऊर्जा निर्माण के लिए इस गैस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी किस में यूज होती है? हमारे घरेलू सिलेंडर में भी यूज होती है। तो एलपीजी क्या होती है? एलपीजी मतलब लिक्विड, तो तरल हो गई है, ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसमें मेनली कौन सी गैस रहती है? इसमें ब्यूटेन गैस रहती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, ये याद रखिएगा। और मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन, और इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो एलपीजी के अवयव क्या क्या हो गए? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तीनों गैस के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट है कि घरों में जो हम गैस, रसोई गैस यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में मतलब कि जो एलपीजी के अवयव होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन, ये गैसें लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है, द्रवित होती हैं सिलेंडर के अंदर, और इनके मिश्रण को ही एलपीजी के नाम से हम जानते हैं। और प्राकृतिक गैस और पेट्रोल के
आसवन से प्राप्त होती है एलपीजी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एलपीजी यूजुअली तो ओडोरलेस रहेगी, ठीक है, लेकिन गंधहीन, लेकिन क्योंकि गंधहीन है और अगर इनकेस लीकेज होने लगा तो उसका पता नहीं लगेगा घरों में, इसलिए इसे दुर्गंधपूर्ण बनाने के लिए इसमें मरकैप्टॉन जैसे पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है। तो मरकैप्टॉन जैसे दुर्गंध युक्त पदार्थों को मिक्स किया जाता है एलपीजी में, जिससे कि गैस लीकेज का पता लग सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैसोहॉल। गैसोहॉल या E10 क्या होता है? ये एक ईंधन होता है और इसमें 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन होता है, ठीक है। तो 10% निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण होता है गैसोहॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा मतलब पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ से रिलीज होगी? तो इसका जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो है खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय पर, और जो पृथ्वी की सतह सूर्य से ऊर्जा अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भूतापीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। तो सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा और खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। और भूतापीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन विजन 2025। ये विजन जो है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और भारत को भविष्य में क्या बनना है? ऊर्जा दक्ष बनना है, ठीक है। तो ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है हाइड्रोकार्बन विजन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला होता है C7H5NaO2, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है खाद्य परिरक्षण में, ठीक है। खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का यूज होता है और बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है यह, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, ये याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट होता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड देख लेते हैं कि बेंजोइक अम्ल क्या होता है। तो बेंजोइक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और यह रंगहीन, चमकदार और क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके लवण का, तो अभी हमने देखा था कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? खाद्य परिरक्षण के लिए, जो कि बेंजोइक अम्ल का ही एक सॉल्ट होता है, ठीक है, एक लवण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में हम एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल की क्लास में फिर केमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे और 2 लेक्चर में हमारी केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर हम शहद के प्रमुख घटक से कंटिन्यू करेंगे।